हेलो स्टूडेंट्स, ये है अलीन ऑनलाइन और मैं हूं एमईक्यू सर। आज हम लोग क्लास 8 लेक्चर 8 लेकर आए हैं हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज से। और यहां आज हम कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और ये चैप्टर हम लोगों का केमिस्ट्री और बायो दोनों में मैच करता है। बायोमोलिक्यूल जो होता है, बायोकेमिस्ट्री हम बोल सकते हैं इसको। मेरी एक सजेशन है आपसे, और इसी के साथ अपन लोगों ने एक और कवर कर लिया है, सेल डिवीजन और सेल साइकिल। अब मेरा एक सजेशन है आप लोगों को इसको बतलाने से पहले कि केमिस्ट्री में भी हम बायोमोलिक्यूल या बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना। इस चैप्टर में हमें क्या डील करना है? सबसे पहले तो हम वही टारगेट 360 है कि हमारा ऐसा पेपर, हम ऐसे एक्सपेक्टेड एमसीक्यू बनाएं जो हमारे 90 क्वेश्चन जो आने वाली निट है उसमें मिल जाए। क्लियर। दूसरी बात, हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि यहाँ सेलेक्टेड एमसीक्यू हो, सिंपल वाले, कोई भी घुमाने या डराने वाले नहीं, कि ऐसे एमसीक्यू जैसे किसी मॉक टेस्ट में दे दी गए ताकि बच्चों को हार्ड की तैयारी की जाए ताकि वो सिंपल कर लें। मेरा टारगेट है साइकोलॉजिकली बेस्ड क्वेश्चन बनाना जिसके चांसेस ज्यादा हैं हमारे एग्जाम में आने से। और मैंने एनसीईआरटी सामने रखकर बहुत चीजें सोच समझकर अपने एक्सपीरियंस के बेस पर इस क्लास को डिजाइन किया है। क्लियर। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले मेरी एक सजेशन है आपको कि आप जब इस यूनिट को पढ़ेंगे तो जो केमिस्ट्री है और बायो है दोनों को मिला के पढ़ लें ताकि दोनों से बेनिफिट मिलेगा हम लोगों को। हम लोगों को देखो ध्यान क्या रखना है, इसकी स्टडी किस पैटर्न पे करनी है। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड की जो लिस्ट है उसमें ध्यान रखें। कौन सा पॉलीसेकेराइड किस मोनोमर से बनता है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। ग्लाइकोजन का मतलब क्या है, स्टार्च की क्वालिटी क्या है, ठीक है ना, काइटिन की क्वालिटी क्या है, ये सब आपको याद रहना चाहिए। बैक्टीरियाज में कौन सा पॉलीसेकेराइड होता है, ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन की सारी कहानी याद रह जाए। अमीनो एसिड को आप इस तरह से पढ़ेंगे केमिस्ट्री और बायो को मिलाकर कि भैया जो अमीनो एसिड होते हैं उनमें ज्यूटर आयन क्या होता है, ज्यूटर की क्या कंडीशन होती है, ये ज्यूटर आयन हमको याद रहना चाहिए। इसी के साथ साथ अमीनो अम्ल की जो होते हैं, जैसे अपन लोगों की क्या होता है बायो में, तो GAS 3 ग्लूटामिक एसिड, एलानिन और सीरीन दे रखा है। केमिस्ट्री में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड दे रखे हैं, पूरे एमिनो एसिड का अपन को शॉर्ट टाइम मालूम होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को अमीनो एसिड से रिलेटेड कौन होता है, प्रोटीन पूरा आना चाहिए। प्रोटीन के साथ हम लोगों को डीएनए और न्यूक्लिक एसिड आना चाहिए। ये सब कुछ केमिस्ट्री में भी है। केमिस्ट्री में फर्क ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें डाइसेकेराइड बनाना, उनकी हार्वर्थ स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस तरह से दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल 1,5 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, उसकी कंडीशन किस तरह से 1,3 बनता है, ऐसे उसमें केमिस्ट्री में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कि माल्टोज कैसे बना, लैक्टोज कैसे बना, सुक्रोज कैसे बना। लेकिन आपको दोनों को मिलाकर ही पढ़ना है। डीएनए की स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि डीएनए कैसा होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, प्यूरिन क्या होते हैं, प्रीमिडिन क्या होते हैं। ये बेसिक बेसिक आपको मालूम होना चाहिए, है ना। इसके बाद सेल साइकिल बिल्कुल ढंग से मालूम होना चाहिए, है ना। सेल साइकिल का आपको हर एक जो डाटा है जो दे रखा है हम लोगों को वो मालूम होना चाहिए कि जो सेल साइकिल होती है उसमें क्या कंडीशन होती है, क्या G1 फेज होती है, क्या S होती है, क्या G2 होती है और क्या G0 होती है, क्यूसेंट डिवीजन क्या होता है, ये सब हमको मालूम होना चाहिए। उसी के साथ इसमें G1 में क्या होता है, एस में क्या होता है, G2 में क्या होता है, G0 में क्या होता है, सेल साइकिल कितना टाइमिंग लेती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन और एक ईस्ट में। क्लियर। क्वेश्चन भी मैंने वैसे ही पैटर्न बनाया जैसा मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। इसी के साथ मियोसिस और माइटोसिस कैसे होता है और दोनों की कंडीशन क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, माइटोसिस की कैसी होती है, मियोसिस की कैसी होती है। प्रोफेज में जो 5 फेज होती हैं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, किस फंडे से याद किए थे बच्चों ने? LZP-DD, बिल्कुल सही बोल रहे हो, शाबाश। LZP-DD से, इसी फंडे से याद किया था ना, तो LZP-DD आपको याद रहना चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों को सारी इसकी कंडीशन, लेप्टोटिन में क्या होता है, जाइगोटिन में क्या होता है, पैकाटिन में डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। उसके बाद सेल साइकिल के, सेल डिवीजन के क्या फायदे होते, क्या इंपोर्टेंस है, वो याद रहना चाहिए। गेमेट वगैरह सारी कंडीशन, किसी वुंड का ठीक होना वगैरह वगैरह, ये सब चीजें। अब जाकर इस कंडीशन के बाद हम इस बात पे आ सकते हैं कि यार हम लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो अब डील करने लायक पोजीशन पर हम हैं। चलिए, इसी बात का ध्यान रखते हुए हम
पहले क्वेश्चन को देखेंगे। हम जल्दी से इसका ओपन कर लेते हैं टॉपिक, और अब हम इस पर आते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से। देखो क्लास 8 है, आज हम लोगों की लेक्चर 8 है। क्लियर? मैं पेन चेंज कर लेता हूं, मोस्ट पॉपुलर रेड पेन से अपना सही रहता है काम। चलिए भाई, आज वही हमारी अलीन ऑनलाइन की कौन सी क्लास है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास 8 है। और टाइमिंग में इस तरह से इसका अरेंज कर रहा हूं ताकि आपके एग्जाम के नियरेस्ट आते आते सभी क्वेश्चन याद रह जाए। क्लियर? और मैं लेक्चर को रिलीज भी इस तरह से कर रहा हूँ यूट्यूब पर, ताकि आप लोगों को आराम से उस क्लास को 7 बजे शाम को जब जब मैं इसको लोड करता हूं आप देख लें। ठीक है? चलिए भाई, अब आते हैं अपन मेन चीज पर। इसमें पहला क्वेश्चन कैसा है? देखिए सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, मैं अब बात कर रहा हूं आपसे, हार्ड की मत सोचिएगा। क्वेश्चन सारे ऐसे होते हैं जो हम लोगों के दिमाग में होते हैं, लेकिन उसका आंसर आता है कि नहीं आता है। पहला क्वेश्चन है एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन ऑफ केमिकल एनालिसिस ऑफ प्लांट। तो जब यहाँ ऑफ प्लांट नहीं लगाया हमारे टाइपराइटर महोदय ने, तो अगर आप किसी प्लांट का या इन द प्लांट में आप कोई भी कंडीशन ले रहे हो, आप किसी प्लांट का केमिकल एनालिसिस कर रहे हो, तो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन कौन सा होगा? अपन जानते हैं एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनऑर्गेनिक इन तीनों में से कोई भी नहीं है, एक ही है, और वो कौन है? कैल्शियम। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हुआ? आंसर क्या हुआ बच्चों? कैल्शियम हुआ। क्लियर? ये अपन को याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई करेक्ट एमिनो एसिड। अब इसमें अपन को देखना है कि कौन सा एमिनो एसिड जो है वो करेक्ट है। अब करेक्ट की कंडीशन के लिए हमको इसकी पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। चलिए उस स्ट्रक्चर पे मैं आपको ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगी। ये एमिनो एसिड है, ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ये इसका एमिन ग्रुप हो गया। ठीक है? तभी बनेगा, तभी तो आइडेंटिफाई करेंगे आप। ये इसका पर्टिकुलरली अपना कौन हो गया? H, और यहां पर मैंने इसके लगा दिया OH। ये कौन सा एमिनो एसिड है? देखिए ध्यान रखिए, 3 एमिनो एसिड है, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एलानिन और सीरीन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखिए इसमें, ठीक है, तो अपन जानते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड को डिनोट कर रहा है, क्योंकि यहां पर एल्किल ग्रुप आता है। कौन सा ग्रुप आता है? एल्किल ग्रुप। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर मुझे आप ही देंगे, मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने ही छोड़ रहा हूं। क्लियर? चलिए, आसान क्वेश्चन है, आपको छोड़ना सही रहेगा। मैं कोई सा भी दे सकता, ग्लाइसिन दे सकता था, ग्लूटामिक एसिड दे सकता था, अलानिन दे सकता था, सीरीन दे सकता था। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर यहाँ एच आ जाएगा तो कौन सा अमीनो एसिड बनेगा इनमें तीनों में से। यहाँ OH आ जाएगा तो कौन बनेगा, और CH3OH आ जाएगा तो कौन बन जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर वो है जो मेरे नेम से स्टार्ट होता है। ठीक है? बस इतना मैं आपको क्लू दूंगा, इसका आंसर आपको ही सोचना है। इजी क्वेश्चन है, इतना ज्यादा भी हार्ड नहीं है, आपको आराम से याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका कोई सा भी एमिनो एसिड देखकर आपसे पूछ सकता है स्ट्रक्चर को। क्लियर? आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। अगला, ये अंदर से घुसा हुआ क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को डील करा होगा किसी ना किसी कोचिंग के टेस्ट में, और नहीं किया तो बहुत गलत बात है, करना चाहिए था। करेक्ट नंबर ऑफ कार्बन इन आर्कियोडोनिक एसिड। कितने कार्बन इसके अंदर होते हैं? 18, 19, 20 और 14। अपन जानते हैं आर्किडोनिक एसिड जो होता है, इसमें कार्बन की संख्या, नंबर्स कितने होते हैं? सोचिए, आप मुझे पोज करके भी आप कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है, कितने लगते हैं आपको आंसर? 18 होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। 19 बिल्कुल नहीं, 14 बिल्कुल बिल्कुल नहीं। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। कार्बन का नंबर कितना होता है? 20 होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था। अब आप पूछेंगे सर बुक से? बिल्कुल बुक से बच्चों, आपकी इसलिए मैं नजर में दे रहा हूं कि भैया आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए किस क्वेश्चन का आंसर क्या है और किस तरह से। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग।
क्वेश्चन नंबर 4, कॉनकेनावलिन ए ये क्या है? एक लैक्टिन है या टर्पिनोइड्स है या एल्केलॉइड्स है, ड्रग्स है? ड्रग्स तो बिल्कुल नहीं है ना, ड्रग्स तो बिल्कुल नहीं है, तो फिर क्या है भाई? बोलिए आप बोल तो सकते नहीं है ना, मैं सुन नहीं सकता क्योंकि ये मामला वन वे है। एल्किलॉइड्स हो गया, अब इन दो में से क्या है, 50-50 में से टर्पिनोइड्स से या लैक्टिन? करेक्ट आंसर है लैक्टिन। ये आपके टेबल जो बन रही है वहां से क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता भी रहा हूँ कौन सी चीज कहां से किस तरह की है, और ये सीधी इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन है। मैं इसमें डिस्कस भी क्या कर सकता हूँ, आपने टेबल याद कर रखी है, उस पर आरएमआर कर रखा है, आपको याद है तो आराम से इस क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत जरूरी है कि आप ढंग से इसको पढ़ रहे हो। मैं मेरा काम यही है कि आपके उस पर नजर डालना है कि आप उस क्वेश्चन को एक बार देख लें। नेम ऑफ प्रोटीन विच फंक्शन इज इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल? कौन सा प्रोटीन ऐसा है जिसका फंक्शन है किसका करना, इनेबल्स करना, क्या इनेबल्स करना? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन सेल, सेल मेम्ब्रेन में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट को इनेबल करने वाली जो स्ट्रक्चर है इसमें से कौन सी है, कौन सा कैरियर है? ट्रिप्सिन काम करता है या इन्सुलिन करता है या GLUT4 करता है या ट्रिप्टोफेन करता है? चलिए बतलाइए इनमें से। देखो तीन कंडीशन तो आप देख रहे हैं, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, ट्रिप्टोफेन, सबके नाम सुन रखे हैं। इसका करेक्ट आंसर है GLUT4। ये किधर काम करता है और ये करता क्या है? सेल मेम्ब्रेन में, कोई मेम्ब्रेन के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर। GLUT4 याद रखना, बहुत खास क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन्युलिन इज ए पॉलीमर ऑफ। ये तो बड़ा केमिस्ट्री के अंदर भी, बायो के अंदर भी आता है, और एक अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम लोगों का। मैं थोड़ा टाइमिंग भी चलाता हूँ क्लास के अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ नीचे टाइमर चला रखा है, तो उसको देखना पड़ता है कि क्लास कितने टाइम के अकॉर्डिंग चल रही है ना। चलिए भाई, ताकि मुझे थोड़ा सही टाइम पर फिनिश करने के लिए अच्छा रहे, क्लास को कितने टाइम तक फिनिश हो जाना चाहिए। इन्युलिन इज ए पॉलीमर ऑफ, ग्लूकोज का पॉलीमर है या फ्रक्टोज का है या ग्लेक्टोज का है या एलोरॉन का है? एलोरॉन प्रोटीन होता है ना, या ग्लेक्टोज का है? ये तीनों क्या है? ये तीनों मोनोमर्स हैं, मोनोसेकेराइड्स हैं। मोनोसेकेराइड बोलना भी सही रहेगा हमारे लिए। तो इसका राइट आंसर है फ्रक्टोज। क्या है इसका करेक्ट आंसर बच्चों? फ्रक्टोज, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। याद था आपको ये? अगर याद था तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद था तो याद रखिए, ये सब अपनी कोर्स के अंदर से, सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन से, बाहर से कुछ भी नहीं है। किसी को लग रहा हो तो अलग बात है, और किसने अगर सोल्व कर रखे तो बधाई हो आप लोगों को, आप सही डायरेक्शन पे चल रहे हो। ह्यूमन हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है, डबल दो बार स्ट्रक्चर टाइपराइटर महोदय ने कर दिया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर रखता है, टर्शियरी रखता है या क्वाटरनरी रखता है? तो अपन जानते हैं यार, हीमोग्लोबिन की अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर कौन सी होती है? क्वाटरनरी होती है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? डी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। याद रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन की चेन जानते हैं, टू अल्फा चेन, टू बीटा चेन, और अपन ने केमिस्ट्री बायो में भी याद कर रखा है यहाँ पर, है ना। सिकेल सेल एनीमिया आपको मालूम होगा, अल्फा बीटा चेन और उसके अमीनो एसिड थारीपारो गुलू गुलू, है ना। वेलस लो, अपन ने जो फंडा दिया था क्लास में ऑफलाइन में, याद है ना बच्चों को? हाँ वही, उसकी स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन कैसी होती है? क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर होती है, दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेलानोट इज, क्या है मेलानोट? अपने जानते हैं कि जो एंजाइम्स पढ़ते हैं हम, तो एंजाइम में को क्या होता है कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्शन होती है, तो उस सबस्ट्रेट को एंजाइम से मिलने के रोकने के लिए क्या होते हैं? इनहिबिटर्स होते हैं। और वो इनहिबिटर अलग अलग टाइप के होते हैं, कम्पिटिटिव होते हैं, नॉन कम्पिटिटिव होते हैं, एलोस्टेरिक होते हैं, है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया आपसे। और एंजाइम भी अपने कोर्स में प्रोटीन के साथ एंजाइम लिंक करता है, एंजाइम की रिएक्शंस। ठीक है, तो मेलोनेट जो है वो कौन सी कंडीशन शो करता है? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ऑप्शन ए जो है वो अट्रैक्ट करना चाहिए आप लोगों को, देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। एलोस्ट्रिक नाम सुना हुआ होगा आपका, और एलोस्ट्रिक के साथ एक ऑप्शन और दे रखा है जो कम्पिटिटिव है मेलोनेट के बारे में। मतलब ये भैया इसका आंसर क्या होगा? एलोस्ट्रिक तो अपन जानते हैं ये इसी के साथ मैच करता है, सबस्ट्रेट के साथ, सॉरी इसको मैं, है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? कम्पिटिटिव इनहिबिटर। हम जानते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर किसे होते हैं? एंजाइम को रोकने वाला जो सबस्ट्रेट होता है, उस सबस्ट्रेट जैसा ही इनहिबिटर होता है। दोनों एक जैसे होते हैं स्ट्रक्चरली,
तो क्या होता है कि सबस्ट्रेट से पहले इनहिबिटर एंजाइम के एक्टिव साइट पे जाके जुड़ जाता है और उस रिएक्शंस को, एंजाइम रिएक्शन को रोक देता है या उसको मंद कर देता है, स्लो कर देता है। क्लियर? तो आपको कॉम्पिटिटिव जो है वो याद होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव का मीन्स क्या होता है। मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ कलर चेंज कर कर, है ना। ये लीजिए, मैं अब इसको एक बार और बता देता हूँ। सपोज करो कि ये एंजाइम है और इस एंजाइम पर यहाँ कुछ सबस्ट्रेट आकर ऐड होना है। ठीक है, ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट, इस सबस्ट्रेट जैसा ही कौन आ जाता है, इनहिबिटर आ जाता है। ये इनहिबिटर आ जाता है, तो सबस्ट्रेट रह जाता है और इनहिबिटर क्या होता है, एंजाइम की एक्टिव साइट पर जाकर जुड़ जाता है, जिससे एंजाइम रिएक्शन क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, स्लो हो जाती है। ये से क्योंकि दोनों सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों एक जैसे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जो मेलोनेट काम करता है किस पे, सक्सेनिक एसिड पे, याद होगा आपको। ठीक है ना। चलिए, तो मेलोनेट ऐसे ही काम करता है इनहिबिटर का। एंजाइम कैटेलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स। अपन ने बतलाया था कि एंजाइम्स के अलग अलग ग्रुप्स हैं, हाइड्रोलेसेस, ट्रांसफरेज, ऑक्सीडोरेडक्टेज, लाइगेसेस, लाएसेस, है ना। तो इसमें एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है, क्या कैटेलाइज कर रहा है वो, लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड, यानी टू सबस्ट्रेट को आपस में लिंक कर रहा है, बॉन्ड बिल्ड कर रहा है। और बॉन्ड बिल्ड करने में देखिए, हाइड्रोलेजेस तो तोड़ने का काम करता है, तो वो भी नहीं कर सकता बिल्ड करने का काम। दूसरा ऑप्शन देखिए आप, लाइजेस भी यही करता है, तो लाइगेज के काम क्या होता है, बिल्ड करने का। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट इसका आंसर होगा। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है। आपको एंजाइम के सारे ग्रुप क्लासिफिकेशन मालूम होना चाहिए, उनके ग्रुप्स मालूम होना चाहिए, कौन क्या करता है। तो लाइगेसेस तोड़ने, जोड़ने का काम करता है, दो टब सबस्ट्रेट के बीच में लिंक बनाता है, बॉन्ड बनाता है। और लाइगेसेस जो है, जो लाइसेस है वो तोड़ता है, ब्रेक करता है। हाइड्रोलाइसिस भी यही करता है, याद है अपन लोगों को, है ना। अब लंबा तो मैं खींच नहीं सकता, क्लास को एक टाइम पर फिनिश करना होता है, 20 क्वेश्चंस की क्लास ऐसे भी है। कोफैक्टर ऑफ एंजाइम इज, अब एंजाइम का कोफैक्टर क्या है, आपको याद आ रहा होगा कि जो एंजाइम होते हैं उसमें पर्टिकुलरली एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम, और इसे क्या बोलते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर बोलते हैं। अब इसमें कोफैक्टर जो होता है वो अलग अलग कंडीशन में होता है। कोफैक्टर कौन है इसमें, प्रोस्टेटिक ग्रुप को एंजाइम कोफैक्टर की बात कर रहे हैं। इसमें कौन है, हीम है, एनएडी है, जिंक आयन है, या फिर ऑल ऑफ द एबो है। देखो, हीम जो होता है वो तो अपनी कंडीशन क्या हो गई, इसमें हीम इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया जो लिंकिंग का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। एनएडी कोएंजाइम हो गया, और जिंक आयन प्रोस्टेटिक, जिंक आयन किसका काम कर रहा है, नो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो प्रोस्टेटिक ग्रुप हीम एनएडी कोएंजाइम का वर्क काम करेगा, ठीक है, और जिंक आयंस का हुआ। तो ऑल होता है बहुत कोफैक्टर, तीनों ही कोफैक्टर है। पहला हीम भी कोफैक्टर है, एनएडी भी कोफैक्टर है, और जिंक आयन भी कोफैक्टर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द एबो। याद है ना आपको कि नॉन प्रोटीन पार्ट किस किस फॉर्म में होता है, एक्टिव फैक्टर्स, सक्रिय कारक बोलते हैं उसको, एक्टिव फैक्टर, कोएंजाइम, और एक प्रोस्टेटिक ग्रुप, तीनों ही इसमें आ रहे हैं, इसलिए ऑल ऑफ द एबो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिंक आयन एसोसिएटेड विद एंजाइम, किस एंजाइम के साथ जिंक आयन का एसोसिएशन होता है। ये भी आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। इसको, इसका आंसर आ गया, आ गया तो अच्छी बात है, बतलिए क्या है। आप लेकिन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सबसे पहले मुझे आया था। पेप्सिन, रेनिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। देखो सीधी सी बात है, ना पेप्सिन में होता, ना रेनिन में, ना सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जिंक आयन इसके साथ एसोसिएट रहता है। अपन जानते हैं यार, ये लिंक ब्रिज का काम करता है ये एंजाइमों के साथ। कौन, ये जो अपने आयन आयन होते हैं, नॉन ऑर्गेनिक आयंस की कंडीशन है वो इसी तरह से काम करते हैं। ठीक है भाई, कोएंजाइम प्रोस्टेटिक ग्रुप तो आप जानते हैं किस तरह से काम करते हैं एंजाइम में। ठीक है, चलिए, ज्यादा लंबा मैं खींच नहीं सकता क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी फिर। अभी ऑलमोस्ट मैं देखूं तो 19 मिनट के आसपास क्लास हो चुकी है। when cell has satellite stalled sorry when his cell has stalled DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activated। तो ये क्वेश्चन आई थिंक सो, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है ये निट 2016 का क्वेश्चन है। मैंने ही सोल्व कराया था जब 16 का मैं पेपर सोल्व करा रहा था, तो उस टाइम का क्वेश्चन है।
व्हेन सेल हैज स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क, विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंट एक्टिवेट। देखो अगर अपन बात कर रहे हैं किसी भी सेल के कंडीशन की, है ना, रेप्लिकेशन फोर्क जब बन जाता है तो कौन सा चेक पॉइंट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखा जाए तो सेल साइकिल से पूछा गया है। और सेल साइकिल में अपन जानते हैं कि जी1 फेज में क्या होता है और जी2 फेज में क्या होता है, एस और एस फेज में क्या होता है। एस में रेप्लिकेशन हो जाता है, याद है ना, तो जी1 में उससे पहले की तैयारी होती है और उसके जी2 के बाद सारी चीजें अरेंज हो जाती हैं। तो अगर अपन देखें तो इसकी दोनों कंडीशन देखने को मिलती है, जी2 फेज में भी काम होता है। देखो सेल हैज स्टोल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉर, यानी डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है। व्हेन सेल चेक पॉइंट शुड बी प्रोडोमिनेंटली एक्टिवेटेड, यानी डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है, यानी एस फेज तो गई। और जब ये गई तो जी2 फेज जो अपनी कौन सी बची, जी2 फेज बची। अब जी2 के पास कौन सी आती है, मियोटिक और मायोटिक, किसी फेज में जी2 या फिर उसके बाद आगे मियोटिक मायोटिक दोनों में चेक होगा। ओनली एम फेज का नहीं होगा। देखो इस एम का कैपिटल एम स्मॉल एम का मतलब होता है एक तो मियोसिस एक माइटोसिस, दोनों में से कंडीशन, तो दोनों में होगा, जी2 में भी होगा और स्मॉल एम कैपिटल एम दोनों माइटोटिक और मियोटिक दोनों फेज में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था बच्चों, बी ऑप्शन था। अच्छा क्वेश्चन है, 2016 में आ चुका। देखो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है, सेल साइकिल से आया था। अपन को मालूम है कि जी2 के साथ सब रिलेट करता है। आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन तो फिर यही होगा, जी2 फेज ही आ जाती है, उसके साथ कैपिटल एम, यानी एक माइटोसिस ही होगा, नहीं मियोसिस भी होता है। दोनों में प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन का, तो है ना, आफ्टर एप्लीकेशन चेक पॉइंट जो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। डिसोसिएशन सॉल्यूशन ऑफ द सिनोप्टियोनिमल कॉम्प्लेक्स डन इन प्रोफेज फर्स्ट फेज। देखो प्रोफेज फर्स्ट फेज दे रखी है। प्रोफेज फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है कि जो डिसोसिएशन हो रहा है, यानी किसका, सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। जब सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूट जाता है और दोनों जो क्रोमोसोम्स के जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, तो ये कंडीशंस कब देखने को मिलती है, प्रोफेज फर्स्ट में। अपन ने 5 फेज बताई इसकी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाई काइनेसिस। तो कौन सी फेज में होता है, ये देखो डिप्लोटीन में होता है। अपन जानते हैं कि भाई पेकाइटिन में क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, उसके बाद क्या होता है, वहां से दोनों जहां से काइजमेटा बनता है वहां से अब क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होने चालू हो जाते हैं। और इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं कि भाई सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका डिसोसिएशन चालू हो जाता है, डिसोल्यूशन चालू हो जाता है एक दूसरे से साथ, ये कंडीशन शो कर लेते हैं। तो ये है डिप्लोटिन के साथ। ठीक है, और भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, अच्छा क्वेश्चन था ये। 14, chromosomes align of at the equator and microtubules from opposite poles of the spindle get attached to the kinetochore. Incident occur in the phase of metaphase first, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड। कंडीशन क्लियर सी है, क्या है कि क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए इक्वेटर। इक्वेटर को अपन जानते हैं कि सेल प्लेट होती है। ऐसे क्वेश्चंस आगे भी होंगे, है ना। यहाँ पर बीच में यहाँ इस तरह से अगर अपन देखें तो सेल प्लेट मीडियन प्लेट बन चुकी है। इक्वेटर, इसको इक्वेटर बोल रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं गेट अटैच टू द काइनेटोकोर। क्रोमोसोम्स के बीच में एक पार्ट होता है जो कहाँ होता है, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर के ऊपर होता है। ये क्वेश्चन आगे आने वाला है सेल प्लेट, ठीक है। तो उस पर क्या होता है, ये अटैच हो जाते हैं। तो ये कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है, देखो भाई मेटाफेज फर्स्ट में तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है। मेटाफेज सेकंड में इस कंडीशन को देखने को मिलता है कि जब मीडियन प्लेट फॉर्मेशन हो जाती है, तो मेटाफिलेज के साथ ही रिलेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। याद होना चाहिए आपको, क्योंकि सारे क्वेश्चन अच्छे हैं ये, और आपको समझ में भी आना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत छुपा हुआ क्वेश्चन है, सेल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन ईच सेल ड्यूरेशन इज, ईच सेल में सेल साइकिल का ड्यूरेशन क्या है, 24 आवर्स, 24 मिनट, 60 मिनट और 90 मिनट। करेक्ट आंसर अपन जानते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, डी 90 मिनट्स। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है और अपने बुक से ही क्वेश्चन है, बाहर से नहीं है। उम्मीद है कि इसको भी आपने कंसीडर करा होगा और इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखा होगा। क्लियर, कंसीडर जरूर होना चाहिए, कंसीडर इसको किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस आपके 5 क्वेश्चन और हैं। डीएनए इज डिनोटेड एज 2C देन इट इज इंक्रीज टू 4C इन विच प्रोसेस और फेज। यानी अपन देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोमल अमाउंट है वो 2C से 4C हो गया। क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ा है, उसका अमाउंट बढ़ा है ना, 1 से 2 नहीं हुए,
एक में ही क्या हो गया, अमाउंट बढ़ गया है। तो अमाउंट 2C से 4C, कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है। अब ये कौन सी कंडीशन में होता है? पैकेटीन में होता है, डिप्लोटीन में होता है, एस फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है, टेलोफेज में होता है। देखो इसमें तो कुछ होता ही नहीं, इनको तो अपन को रहने दे। पैकेटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, जब क्रोमोसोमल सेगमेंट एक दूसरे का क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। वहां तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, वहां तो रिकॉम्बिनेशन की घटना होती है, इंसिडेंट होता है। एस फेज होती है जहां पर रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, और रेप्लिकेशन के प्रोसेस में अपन जानते हैं कि अमाउंट 2C से 4C हो जाता है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, एस फेज ऑफ सेल साइकिल। आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, उम्मीद यही है। क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल्स की इवेंट्स अकरिंग। जब क्रोमेटिड क्या होता है, सेल डिवीजन के टाइम अपोजिट पोल पर जाते हैं, तो वो कौन सी जो है कंडीशन उसमें ऐसा होता है? देखो भाई, प्रोफेज में तो हो नहीं सकता, प्रोफेज में तो सब डिसअपियर होना स्टार्ट कर देते हैं। अब बचता है मेटाफेज। मेटाफेज में भी सेल प्लेट या मिडिन प्लेट, क्योंकि माइटोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके पास आ जाते हैं। टेलोफेज में तो बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचना होता है उनको। बस एक एनाफेज ही ऐसा है जहां पर ये क्रोमेटिड मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल पर। तो अच्छा क्वेश्चन है, अपन जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी है। ठीक है, जो इसको बेसिक मालूम है सेल डिवीजन की, वो आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन था। अब ये बहुत खास क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑफ इंटरकाइनेसिस इस। आप, मुझे उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को कंसिडर करा होगा, नहीं किया तो गंदी बात है, अब ध्यान रखें इसको। इनकरेक्ट फॉर इंटरकाइनेसिस। अब इंटरकाइनेसिस होता क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए कि माइटोसिस मियोसिस के बीच की फेज है, ठीक है, या कोई अदर फेज है। शॉर्ट लिव्ड होती है, बिल्कुल सही बात है। बिफोर मियोटिक डिवीजन होती है, यस के बाद मायोटिक, फिर बिफोर मियोटिक, बिल्कुल सही है। फॉलोड बाय प्रोफेज सेकंड में ऐसा होता है, बिल्कुल भाई ऐसा होता है। रेप्लिकेशन फोर प्रोसेस होता है, नहीं रे, रेप्लिकेशन तो कहां पर एस फेज की बता रहे हैं, नो रेप्लिकेशन। इसकी क्वालिटी है कि इसमें कोई रेप्लिकेशन नहीं होता, तो करेक्ट प्रोसेस इसका ऑप्शन कौन सा है, बी। इनकरेक्ट मैच यही है, अगर रेप्लिकेशन थोड़ी होता है, नॉन रेप्लिकेशन कंडीशन होती है इसकी। शॉर्ट लिव्ड होता है ये इंटरकाइनेसिस, बिल्कुल सही बात है। बिफोर मियोटिक डिवीजन, आफ्टर मतलब मियोटिक मायोटिक के बीच की कंडीशन है, तो बिफोर मियोटिक डिवीजन बिल्कुल सही है। फॉलोड बाय प्रोफेज सेकंड, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मेटा, एनाफेज, टेलोफेज, ये कंडीशन देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 19, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जब मियोसिस की कंडीशन हो रही है और उसमें कौन सी हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रोमोसोमल सेगमेंट का एक्सचेंज हो रहा है, और वो किस में होता है, पैकेटिन फेज में होता है। यानी करेक्ट आंसर कौन सा है, बी है। आपको मालूम होना चाहिए। देखो सीधे क्वेश्चन में लंबा खींच के इनको और क्लास को लेंदी नहीं कर सकता। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। चलिए लास्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। द स्टेज ड्यूरिंग सेल डिसाइडेड टू गेट स्पेशलाइज्ड। अच्छा क्वेश्चन है। उस कंडीशन को पूछ रहा है हमसे जब सेल स्पेशलाइज्ड हो जाती है भैया। और देखो दिए किस कंडीशन को दिए गए, आपको दी गई सेल साइकिल की सभी कंडीशन। G1 में सारी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। एस में क्या होता है कि उस प्रिपरेशन का रिजल्ट निकलता है तो रेप्लिकेशन हो जाता है, और G2 तक जाकर उन सारी कंडीशंस का एंड हो जाता है, काम तमाम हो जाता है। तो G1 में सेल को स्पेशलाइज्ड किया जाता है, उसके अंदर सारे अमाउंट बढ़ जाते हैं, और G2 तक, एस तक जाते जाते क्या हो जाता है, उसमें वो रेप्लिकेशन कर लेती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो 20 क्वेश्चन तक की जो हमारी कहानी थी, है ना, वो हमारी कवर हो गई है, और इन क्वेश्चंस को हमने देख लिया है। मेरे अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन अच्छे थे, मेरे अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन अच्छे थे, ठीक है, और सभी अपने सोल्व हो गए। तो अपना काम तो पूरा हो गया बच्चों। अब अपन लोग क्या करते हैं, इस क्लास को बाइंड अप करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस, है ना, मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपके काम आएंगे। मैंने कोशिश करी कि ज्यादा लंबा ना खींच के, क्लास के जितने भी क्वेश्चन थे उनको एक बार आपके सामने रख दूं। ज्यादा डिस्क्रिप्शन भी इसमें नहीं था, जो मेन पॉइंट्स थे वो तो मैंने आपको बतला ही दिए कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स है। तो आप लोग इसका बात का ध्यान रखना। वापस रिवाइज कर रहा हूँ कि इस चैप्टर के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है क्या, कि आपको ये आना चाहिए कि केमिस्ट्री की, बायोमोलिक्यूल, बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजी की दोनों को साथ रख के पढ़िए।
अमीनो एसिड देन प्रोटीन, उसके बाद आप पढ़िए एंजाइम पढ़िए। तो उससे क्या होता है, आपको अमीनो एसिड समझ में आ जाएंगे, उसी से प्रोटीन समझ में आ जाएंगे, उसी से एंजाइम समझ में आ जाएंगे, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। उसी के साथ केमिस्ट्री में आपको नॉन एसेंशियल और एसेंशियल अमीनो एसिड मालूम होना चाहिए, ठीक है। जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। इसके इससे क्या होता है, एक आप लोग क्या आप इंटरलिंक करके पढ़ लेते हो आपस में। बायो में आप पढ़ोगे तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड आएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे, बायो में मोनोमर्स आ जाएंगे, वहां पर उनकी स्ट्रक्चर आ जाएगी डाइसेकेराइड की, कि कैसे कैसे अलग अलग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा दो मोनोमर के बीच में, और क्या कंडीशन होगी। ग्लूकोज ग्लूकोज मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, माल्टोज बनाएंगे। ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलेंगे ग्लूकोज ग्लेक्टोज मिलेंगे तो लैक्टोज बनाएंगे। ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलेंगे तो सुक्रोज बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, वो सारी कंडीशन केमिस्ट्री में, बायो में तो इतना नहीं है, लेकिन बेसिक अगर मालूम होगा तो दोनों तरफ आप उसको इंटरलिंक कर रखेंगे। सेल साइकिल सेल डिवीजन पूरा इन्फॉर्मेटिव पार्ट है, आराम से आपको समझ में आता है कि क्या कंडीशन होती है मियोसिस और माइटोसिस में, और सेल साइकिल के बारे में पूरा मालूम होना चाहिए। ईस्ट वाला जैसे क्वेश्चन बनाया मैंने 90 मिनट वाला, तो अंदर से क्वेश्चन था वो। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, और जब हम लेंगे एग्जाम में तो आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि मैंने पूरा कोर्स कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल मिलेंगे वापस इस क्लास के साथ, जो अपना क्लास नंबर 8 होगी, लेक्चर नंबर 9 होगा, या क्लास नंबर 9 होगा। तो कल मिलते हैं। गुड डे एंड गुड बाय।